मेरा नाम पलक है। मैं दिखने में कुछ खास नहीं हूँ, लेकिन मेरे शरीर की बनावट को देखने के बाद कोई भी मर्द रह नहीं पाता। मेरी दूसरी शादी हो गई है। मैं अब जियालाल की दूसरी बीवी थी। उनकी पहली पत्नी आज से 5 साल पहले गुजर गई थी। जब मैं ब्याह करके जियालाल के घर में आई थी तब पहली बार मेरी नजर मोहन पर पड़ी थी। तभी से मेरा आकर्षण मोहन के प्रति हो गया था, मगर मैं तो जियालाल की बीवी थी, इसलिए उसके खुटे से बंध गई थी। मैं भी एक विधवा थी। अभी उम्र का 33वां पड़ाव चल रहा है। जब मैं 18 साल की थी तब मेरी शादी मिलन से कर दी गई थी। वह बेरोजगार था, नौकरी की तलाश जारी थी, मगर वह इधर उधर काम करके अपनी जिंदगी की गाड़ी खींच रहा था। मेरी सास झगड़ालू थी, हरदम वह मुझ पर अपना सासपना जताने की कोशिश करती। छोटी छोटी गलतियों पर बेवजह ताना मारना उसका स्वभाव बन चुका था, मगर वह दिन काल बनकर मुझ पर टूट पड़ा जब एक कार वाला मिलन को रौंद कर चला गया। अभी मेरी शादी हुए 10 महीने भी नहीं बीते थे और मैं विधवा हो गई थी। समाज की जरूरी रस्मों के बाद मेरी सास ने मुझे डायन बता दिया। यह कहकर मुझे घर से निकाल दिया कि आते ही मेरे बेटे को खा गई। ससुराल से जब विधवा निकाली जाती है तब वह अपने मायके में आती है। मैं भी अपने मायके में चली आई और माँ, बाबूजी और भाई के लिए बोझ बन गई। बाद में मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर बन गई। तब मुझे विधवा जिंदगी जीते हुए 15 साल से ऊपर हो गए। समाज के पोगा पंथ के मुताबिक विधवा की दोबारा शादी भी नहीं हो सकती है। मुझे तो अब जिंदगी भर विधवा की जिंदगी जीनी थी। ऐसे में मैं कई बार सोचती थी कि अभी माँ बाप जिंदा है, लेकिन कल वे नहीं रहेंगे, तब भाई कैसे रख पाएगा। यही दर्द मुझे हरदम कचोटता रहता था। मैं कई बार सोचती थी कि मैं माँ बाप से अलग रहूं, मगर एक विधवा का अकेले रहना बड़ा मुश्किल होगा। मर्दों के दबदबे वाले समाज में कई भेड़िए उसे नोचने को तैयार बैठे थे। कई वैसी मर्दों की निगाह अब भी मुझ पर गड़ी रहती है। माँ और बाबूजी भी मुझे देखकर चिंतित है। ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ मैं ही अपने बारे में सोचती थी। माँ और बाबूजी भी सोचते हैं कि मेरी जिंदगी कैसे कटेगी। वे खुद भी चाहते थे कि मेरी दोबारा शादी हो जाए, मगर समाज की बेड़ियों से वे भी बंधे हुए थे। इसी का कसमकस में समाज के कुछ ठेकेदार जियालाल का रिश्ता लेकर मेरे बाबूजी के पास आ गए। बाबूजी को मालूम था कि जियालाल बहुत पैसे वाला है। उसका भाई गोपाल सेठ के नाम से मशहूर है, मगर दोनों भाइयों के बीच 25 साल पहले ही घर की जायदाद को लेकर रिश्ता खत्म हो गया था। आज तक दोनों के बीच बोलचाल बंद है। बाबूजी यह भी जानते थे कि जियालाल 60 साल के ऊपर है। यह बेमेल गठबंधन कैसे होगा। तब समाज के ठेकेदारों ने एक ही बात बाबूजी को समझाने की कोशिश की थी कि यह मेरी जिंदगी का सवाल है, जियालाल के साथ मैं खुश रहूंगी। तब बाबूजी ने सवाल उठाया था कि जियालाल नदी किनारे खड़ा हुआ है कि कब बहाव में बह जाए, फिर मैं विधवा की विधवा रह जाऊंगी। तब समाज के ठेकेदार ने बाबूजी को समझाया कि देखो, वह विधवा जरूर हो जाएगी, मगर सेठ की जायदाद की मालकिन बनकर रहेगी। तब बाबूजी ने मुझसे पूछा था, हिना तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। मैं समझते हुए भी अनजान बनते हुए बोली, रिश्ता? और मेरे लिए? हाँ हिना, तुम्हारे लिए रिश्ता। मगर बाबूजी, मैं एक विधवा हूँ और विधवा की दोबारा शादी नहीं हो सकती। अपने पिता को समझा हुए मैं बोली थी, हाँ नहीं हो सकती है, मैं जानता हूँ, मगर जब सोचता हूँ कि तुम ये लंबी उम्र कैसे काटोगी तो डर जाता हूँ। जैसे कोई दूसरी विधवा काटती है वैसे ही काट लूंगी। बाबूजी, मैंने जब यह बात कही तब बाबूजी सोच विचार में पड़ गए थे। तब मैं खुद ही बोली थी, मगर बाबूजी, मैं आपकी भावनाओं को भी अच्छी तरह समझती हूँ। आप तो जियालाल के साथ मेरा ब्याह करना चाहते हैं। हाँ बेटी, वहाँ तेरी जिंदगी अच्छी तरह कट जाएगी और विधवा की जिंदगी से छुटकारा भी मिल जाएगा। ये बोलकर बाबूजी ने अपने मन की सारी बात कह डाली थी। तब मैं भी सहमति देते हुए बोली थी, बाबूजी आप किसी तरह की चिंता ना करें, मैं यह शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर बाबूजी का चेहरा खिल गया था। फिर जियालाल के साथ मेरी बेमेल शादी हो गई। मैं जियालाल के बंगले में आ गई थी। दुकान के नौकर अलग, घर के नौकर अलग थे। घर का नौकर मोहन 22 साल का गबरू जवान था, बाकी तो वहाँ अधेड़ औरत थी। जब जियालाल के साथ मैं हम बिस्तर होती थी तो वह बहुत जल्दी ठंडा पड़ जाता था। मिलन के साथ जो रातें गुजारी थी जियालाल के साथ, वैसा मजा नहीं मिलता था। जियालाल ने कई बार मुझसे कहा था, हिना तुम मेरी दूसरी पत्नी हो, उम्र में बेटी के बराबर हो। अगर मेरी पहली पत्नी से कोई औलाद होती तब वह तुम्हारी उम्र के बराबर होती। मैं तुझसे औलाद की
आश रखता हूँ। तुम मुझे एक औलाद दे दो। औलाद देना मेरे अकेले के हाथ में नहीं है। मैं अपनी बात रखते हुए बोली, मगर मैं देख रही हूँ। क्या देख रही हो? मुझे रुकते देख जियालाल ने पूछा। हमारी शादी को 1 साल हो गए हैं, मगर जितना जोश पैदा होता है वह पल भर में खत्म हो जाता है। अब मैं उम्र की ढलान पर हूँ, फिर भी औलाद चाहता हूँ। जियालाल की आंखों का इशारा मैं समझ गई। तब मैंने नौकर मोहन से बातचीत करना शुरू किया। मैं उसे बार बार किसी बहाने अपने कमरे में बुलाती, आंखों में हवस लाती। कभी मैं अपना पल्लू गिराती, कभी ब्लाउज का ऊपरी बटन खोल देती, तो कभी पेटी को जांघों तक चढ़ा लेती। मर्द कैसा भी पत्थर दिल हो, आखिर एक दिन पिघल ही जाता है। मोहन ने कहा, मेम साहब आपका मुझे देखकर बार बार आंचल गिराना मुझे अच्छा नहीं लगता। आप क्यों ऐसा करती है? अरे बुद्धू, इतना भी नहीं समझता है। मैं मुस्कुरा कर बोली और उसके गाल को चूम लिया। समझता तो मैं सब कुछ हूँ, मगर मालिक मालिक कुछ भी नहीं कहेंगे। मैंने बीच में ही उसकी बात काट के मैं बोली, मालिक से क्यों घबराता है? यह सुनकर मोहन पहले तो हैरान हुआ, फिर धीरे से मुस्कुरा दिया। उसने आओ देखा ना ताओ मुझको दबोच लिया और मेरे होठों पर अपने होठ रख दिए। मैंने कुछ नहीं कहा, फिर क्या था मेरी सह पाकर जब भी मौका मिलता हम दोनों हम बिस्तर हो जाते। इसका फायदा यह हुआ कि मेरा जोश शांत होने लगा था और एक दिन मैं पेट से हो गई। जियालाल बहुत खुश हुआ और जब पहला ही लड़का पैदा हुआ तब जियालाल की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। मेरे और बच्चे की देखरेख के लिए एक आया रख ली गई। जब भी बाजार या कहीं दूसरी जगह जाना होता मैं अपने बच्चे को आया के पास छोड़ जाती। एक दिन मैं बाजार गई थी। मैं एक दुकान में जा रही थी, तभी उधर से 2 औरतें मुझको देखकर आपस में कानाफूसी करने लगी। इसकी गोद में जो बच्चा है वह जियालाल का नहीं बल्कि उनके नौकर मोहन का है। पहली औरत ने कहा, अरे जियालाल की उम्र देखो, मुंह में दांत नहीं और पेट में आंत नहीं। दूसरी वाली औरत ने ताना मारते हुए कहा, दोनों में उम्र का कितना फर्क है? इस औरत ने कैसे कर ली शादी? सुना है यह औरत विधवा थी। पहली वाली औरत ने कहा, विधवा थी तो क्या हुआ? अरे उम्र देखकर तो शादी करती। अरे इसने जियालाल को देखकर शादी नहीं की, फिर क्या देखकर शादी की? उस औरत ने पूछा। उसकी ढेर सारी दौलत देखकर। आगे की बात मैं सुन ना सकी। जिस दुकान पर जाने के लिए मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तभी यह दोनों औरतें सीढ़ियाँ उतर रही थी। मुझे देखकर यह बात कही तब मैं रुक गई। उन दोनों औरतों की बातें सुनने के बाद दुकान के भीतर ना जाते हुए मैं उल्टे पैर लौटकर फिर कार में बैठ गई। ड्राइवर ने हैरान होकर पूछा, मेम साहब आप दुकान के भीतर क्यों नहीं गई? जल्दी चलो बंगले पर। मैंने अनसुना करते हुए आदेश दिया। आगे ड्राइवर कुछ ना बोल सका, उसने चुपचाप गाड़ी स्टार्ट कर दी। जब मैं घर पहुंची और कार से उतरने लगी तब ड्राइवर ने पूछा, मेम साहब जिस दुकान पर आप खरीदारी करने गई थी वहाँ से बिना खरीदारी किए यूँ लौट आई? मेरा मूड बदल गया। मैंने जवाब दिया, मूड तो नहीं बदला मेम साहब, मगर मैं सब समझ गया। कहकर ड्राइवर मुस्कुराया। क्या समझे प्रतीक? गुस्से से मैं बोली। इस बच्चे को लेकर उन औरतों ने देखो प्रतीक, तुम अपनी औकात में रहो। बीच में ही बात काटते हुए मैं बोली, हाँ मेम साहब मैं भूल गया था कि मैं आपका ड्राइवर हूँ। माफी मांगते हुए प्रतीक बोला, मगर सच बात तो होठों पर आ ही जाती है। क्या सच बात होठों पर आ जाती है? मैंने पूछा। यही मैम साहब की उन दोनों औरतें ने बच्चों को देखकर कहा होगा कि यह बच्चा सेठ जी का खून नहीं है बल्कि उनके नौकर मोहन का है। प्रतीक ने साफ साफ कह दिया। तब मैं गुस्से से बोली, देखो प्रतीक, तुम हमारे नौकर हो और अपनी हद में रहो। औरों की तरह हमारे संबंधों को लेकर बात करने की जरूरत नहीं है। कहकर मैं कार से उतर गई। हालांकि मुझे भी पता था सच्चाई क्या है, लेकिन कहते हैं ना कि सच हमेशा कड़वा होता है। उसने जो कुछ कहा था सच ही कहा था। मैं उदास होकर चुपचाप अपने कमरे में आ गई।